हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कौन प्रभावित नहीं हुआ? वो है हमारा स्टॉक मार्केट। इस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। सिर्फ एसेंशियल आइटम से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी वो रनिंग थी, पर हमारा स्टॉक मार्केट एक ऐसा था जिसको लॉकडाउन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। अगर आप इस इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के फेज में करीब करीब 10 लाख नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, आप जो भी बोल रहे इन्हें, स्टॉक मार्केट में इन्होंने एंट्री ली है। और इस एंट्री लेने का एक ही कारण था कि लॉकडाउन में क्योंकि लोगों के पास समय था तो वो शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट लेने लगे। अगर आप भी इनमें से एक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किया है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कमा रहे हैं या गवा रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स पे जो आपकी प्रॉफिट होती है या लॉस होती है उस पे इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, कैपिटल गेन जो है आखिर होता क्या है? तो अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट अराइजिंग ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। यानी कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है और उस पर अगर कोई प्रॉफिट हो रही है तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन कैपिटल एसेट क्या होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल एसेट होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वेदर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ आइटम्स जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है वो है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल जो कि आप बिजनेस पर्पस के लिए होल्ड करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द टैक्स पेयर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ज्वेलरी, स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रेसियस मेटल, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब भी मूवेबल एसेट है और पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इनको इस डेफिनेशन से आउट कर दिया गया है और इनको टैक्सेबल किया गया है। इसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो कैपिटल गेन जो है वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लिस्टेड शेयर्स के कनेक्शन में शॉर्ट टर्म हो जाता है जो शेयर्स को आपने 12 महीने के अंदर खरीद के बेच दिया वो शॉर्ट टर्म होता है, और जिन शेयर्स को आप 12 महीने के बाद बेचते हैं खरीदने के उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। और शेयर्स पे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ आपको सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करना है और जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल हो जाता है आपका। रेट ऑफ टैक्स जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 15% का टैक्स लगता है आपका अंडर सेक्शन 111A में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। 31 मार्च 2018 से पहले अगर आपको कभी कोई कैपिटल गेन होता था, यानी कि अगर आपने कोई शेयर को 12 महीना रखने के बाद बेचा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था और वो फुल्ली एग्जेम्प्ट था। पर फाइनेंस बिल 2018 में इसको टैक्सेबल कर दिया गया और इसके ऊपर जो टैक्स की रेट लाई गई वो है 10% की अंडर सेक्शन 112A में। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को इससे कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए क्लॉज ऐड कर दिया गया कि अगर आपकी टोटल प्रॉफिट 1 लाख को एक्सीड नहीं करती है लॉन्ग टर्म की तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आपको 10% का जो टैक्स है वो 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पे लगेगा। यहाँ पर एक और जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लाया गया वो था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंडफादरिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंडफादरिंग क्या है? तो इसमें कहा गया कि जो इन्वेस्टर्स शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे थे अच्छी प्रॉफिट के लिए, उनके लिए एक बेनिफिट लाया गया कि 31 जनवरी 2018 तक, यानी कि फाइनेंस बिल जो 1 फरवरी को अनाउंस हुआ था उसके जस्ट पहले वाले दिन तक जो उस शेयर का प्राइस था उस प्राइस तक जो भी प्रॉफिट आपकी एक्रू हो रही थी वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आइए दोस्तों, इस ग्रैंडफादरिंग के कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अपने, जहां पर आपने एक शेयर को 100 रुपये में खरीदा था। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को 125 रुपये थी और उसको जब आपने बेचा तो उसकी कीमत हो गई 145 रुपये की। यानी आपको एक्चुअली प्रॉफिट जो है वो हुई है 45 रुपीज़ की। अगर अपने नॉर्मल प्रोसेस से चलते तो आपको 45 रुपये पे पूरा टैक्स देना पड़ता। पर यहाँ पर जो ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट आया उसमें कहा गया कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है और परचेज प्राइस में जो डिफरेंस है उतनी प्रॉफिट आपकी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके शेयर परचेज्ड हैं वो सब 31 जनवरी 2018 के पहले के होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगी वो होगी आपकी 145 माइनस 25, यानी कि जो आपने 45 रुपया प्रॉफिट कमाया
उसमें आपको टैक्स सिर्फ 20 रुपए पे ही देना होगा। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को 125 रुपए थी, पर इसको जब आपने बेचा तो उसकी कीमत हो गई थी 120 रुपए। आपने एक्चुअली प्रॉफिट 20 रुपए का ही कमाया, लेकिन ग्रैंडफादरिंग प्रॉफिट है आपकी 25 रुपए की, यानी कि जब तक कि आपकी प्रॉफिट 25 रुपए को एक्सीड नहीं करती है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रॉफिट 20 रुपए की है, तो ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपको यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रैंडफादरिंग बोलता है कि जब तक आपकी प्राइस फेयर मार्केट को क्रॉस नहीं कर जाती, सेलिंग प्राइस आपकी फेयर मार्केट को क्रॉस नहीं कर जाती, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी परचेज प्राइस 100 रुपए की थी और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 31 जनवरी को घटकर 80 रुपए हो गई, पर आपने जब अल्टीमेटली शेयर को बेचा तो आपकी कीमत हो गई थी 145 रुपए। तो यानी आपने एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमाया, 45 रुपए का। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारी जो ग्रैंडफादरिंग प्रॉफिट हो रही है वो एक्चुअली नेगेटिव है। यहाँ पर एसएससी को एक बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस 20 रुपए के लॉस को इग्नोर कर दीजिए और अपने परचेज प्राइस को ही आप कॉस्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको टैक्स जो है 45 रुपए पे देना पड़ रहा है, ना कि 65 रुपए पर। इसी तरह हम एक लॉस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने शेयर को 100 रुपए में खरीदा था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 80 रुपए की थी और उसको आपने अल्टीमेटली 50 रुपए में बेचा, तो आपको एक्चुअल लॉस जो है वो 50 रुपए का हुआ। लेकिन वही अगर हम ग्रैंडफादरिंग वाले नियम से चलते तो आपको लॉस 30 रुपए का ही मिलता, 80 माइनस 50। लेकिन क्योंकि एसएससी को घाटा नहीं हो तो इसमें भी कहा गया कि अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस में जो भी हायर होगा वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी परचेज प्राइस हायर थी तो आपकी कॉस्ट हो गई 100 रुपए की और आपने उसको 50 रुपए में बेचा, तो आपका जो लॉस है वो 50 रुपए का ही माना जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि अगर आपने मान लीजिए शेयर बेचा जो है उस पर आपको लॉस हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रॉफिट टैक्सेबल कर दी गई है तो इसके जो लॉस है वो भी आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल हो गए हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए। मान लीजिए आपने कोई शेयर बेचा, उसमें आपको इस साल लॉस हो रहे हैं, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल के प्रॉफिट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो शेयर्स पे कैपिटल गेन के प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो सिर्फ कैपिटल गेन में ही एडजस्ट हो सकते हैं। आप उसको अपनी अदर सोर्सेज इनकम जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट, बिजनेस इनकम उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।